Assalamualaikum. This is part 3 of the lecture Introduction to Environmental Science, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में हम डिफरेंट स्टडी कर रहे थे डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो उसी से कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम क्लाइमेट को फर्दर जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज क्लाइमेट, जो कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो आबो हवा है, क्लाइमेट बेसिकली जिसे हम कहते हैं, वो चेंज हो रही है। Scientists have firmly concluded that humans are changing the composition of the atmosphere, कि हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से जो ओरिजिनल कंपोजिशन थी एटमॉस्फेयर की, एयर की, हम उसे चेंज कर रहे हैं और उसमें हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से जो पहले प्रेजेंट केमिकल्स नहीं थे या एलिमेंट्स नहीं थे, वो अब उस इन्वायरमेंट में, उस एयर में, उस एटमॉस्फेयर में शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, अर्थ की जो सरफेस है वो वार्म हो रही है। और जब वो अर्थ की सरफेस वार्म हो रही है तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करने का, अर्थ का टेम्परेचर हीट और उसका बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेज आर द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ट्रैपिंग इन द सन्स हीट एंड वार्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारे पास हम कुछ इस तरह की गैसेस जो हैं वो इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, और वो क्या करती हैं, वो क्लाइमेट चेंज का बायस बनती हैं। अभी डिटेल में हम नहीं जा रहे ग्रीन हाउस गैसेस की, लेकिन जब आप अभी बस आप ये अपने जहन में रखें कि इस तरह की गैसेस हैं जो कि आप रिलीज करते हैं अपनी एक्टिविटीज के थ्रू, हम अपनी एयर कंडीशन, अपने रेफ्रिजरेटर्स के थ्रू, हमारी इन जो एक्टिविटीज हैं, हमारे जो ये इक्विपमेंट्स हैं, इनके थ्रू, डिफरेंट फैक्ट्रीज के थ्रू, इंडस्ट्रीज के थ्रू हम इस तरह की गैसेस और केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट को तब्दील करने का और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने का सबब बनते हैं, क्योंकि ये जो गैसेस होती हैं ये सन की जो हीट है उसको अपने अंदर काबू में रखती हैं, और ये अर्थ की सरफेस के इर्द गिर्द जब ये गैसेस प्रेजेंट होती हैं तो वो अर्थ की सरफेस को गर्म कर देती हैं और अर्थ का टेम्परेचर जो है उसे बढ़ा देती हैं। हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में ग्रीन हाउस गैस को भी देखेंगे जब इनका फर्दर जब वीक वाइज हम पढ़ेंगे। और जब टेम्परेचर जो है अर्थ का बढ़ रहा है तो आपके पास ग्लेशियर्स, जो कि बर्फ आपके पास बनी हुई होती है, वो ग्लेशियर्स भी जो हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। और जब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो आपके पास जो सी, ओशंस और वाटर बॉडीज हैं उनमें जो वाटर का लेवल है वो बढ़ जाएगा, और वो लेवल बढ़ जाएगा तो आपके पास फ्लडिंग होगी, सैलाब आएंगे, जो कि फिर आपके पास तबाही का सबब बनेंगे। इम्पैक्टेड वाइल्ड लाइफ एंड क्रॉप्स, और इसी तरह अगर आपके पास, क्योंकि बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो कि अगर आपके पास बिना टाइम या जब उनके क्योंकि हर फसल का अपनी वाटर रूटीन होती है कि आप उसको इस अरसे में उसे पानी चाहिए, इतना पानी उसकी उसकी रिक्वायरमेंट है, आप उसे ज़्यादा पानी नहीं प्रोवाइड कर सकते, कुछ सर्वाइव नहीं करती ज़्यादा पानी में, कुछ को ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड ही नहीं होता। तो अगर वो सी लेवल बढ़ेगा और सैलाब आएंगे तो वो फसलों को जो है या बारिशें होंगी वो फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे, और अल्टीमेटली वो जो फसलें हैं वो हमने ही, वो क्रॉप्स जो हैं वो हमने ही कंज्यूम करनी है, तो वो हमारी ही सर्वाइवल के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। Increasingly destructive weather since the Industrial Revolution, atmosphere carbon dioxide concentration have risen by 37% to the highest level in 650,000 years. हमारे पास जो हमारी एक्टिविटीज़, हमारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं, उनकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसने जो अर्थ की जो अर्थ में जो या एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है उसे 37% इंक्रीज कर दिया, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड की ओरिजिनल कंपोजिशन थी एटमॉस्फेयर में वो उसे 37% इंक्रीज कर गई है, जो कि 650,000 ईयर्स में वो सबसे ज्यादा उसकी इंक्रीज करने की उसकी रेशो है या रेट है, जिसकी वजह से आपका जो वेदर है वो डिटीरियोरेट कर रहा है, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने का सबब बन रहा है। और आप देखेंगे कि जो हमारे पास आजकल के रिसेंट ईयर्स में आपके पास जो विंटर वेदर है वो आपके पास, मौसम सरमा है वो बहुत उसका ड्यूरेशन कम हो रहा है, और हमारे पास जो समर है उसका ड्यूरेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज जो हैं वो हेल्प कर रही हैं क्लाइमेट को चेंज करने में और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने में। तो बेसिकली जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं, यानी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं।
अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट करेंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे तो जो हमारे पास वाटर बॉडीज हैं उनमें वाटर लेवल राइज कर जाएगा, और जब वो वाटर लेवल राइज करेगा तो वो जो स्पीशीज हैं वो एनिमल्स की हों या प्लांट्स की हों वो उनको डिस्ट्रक्ट करेंगी, उन्हें तबाह करेंगी, और अल्टीमेटली जो है वो क्लाइमेट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहा है हमारे एटमॉस्फेयर का, वो हॉट वेदर का या इंक्रीज्ड समर ड्यूरेशन का वो सबब बनेंगे। ओके, यहाँ तक हमने जो है वो डिफरेंट हमने प्रॉब्लम्स जो हैं देखी हैं जो कि हमें आजकल के दौर में, आजकल की ड्यूरेशन में हमें बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज स्पेसशिप अर्थ, जिसमें अर्थ को जो है कंपेयर किया गया है कि वो एक स्पेसशिप है, और ये इस तरह की स्पेसशिप है जिसमें आप क्योंकि आप खला में जा रहे हो तो अब आप कोई चीज़ ना तो न्यू ले सकते हैं, और जो आपके पास प्रेजेंट है ना ही उसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। अर्थ की जो एग्जांपल है वो भी उसी स्पेसशिप की तरह है, क्योंकि वो खला में जा रही है। वो क्या है, वो आप उसमें से कोई न्यू सप्लाई उसकी ले भी नहीं सकते और आप डिस्पोज ऑफ भी नहीं कर सकते, यानी उससे आप अर्थ के सर्कल से उसे बाहर नहीं फेंक सकते। आपने जो भी यूटिलाइज करनी है चीज वो इसी अर्थ के सर्कल से होगी, आपको दोबारा से कोई चीज बाहर से नहीं आएगी, वो इसी अर्थ पे प्रेजेंट रहेगी। और अगर आपने जो चीज यूज कर ली है उसका वेस्ट जनरेट हो गया है तो वो भी अब आपके साथ ही प्रेजेंट रहेगा, वो भी इस अर्थ पे प्रेजेंट रहेगा, आप उसे इस अर्थ की सरफेस से बाहर नहीं फेंक सकते। तो बेसिकली जो भी रिसोर्स प्रेजेंट है आपने उसी अर्थ के सर्कल के अंदर से उसे आप यूज कर सकते हैं, और आप उसे बाहर भी नहीं फेंक सकते अगर कोई वो वेस्ट जनरेट हो गया। आपने अपनी जो वर्किंग है उसे इस तरह से रखना है कि ये जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये दोबारा तो नहीं हमारे पास इसमें ऐड होंगे रिसोर्सेज, हमारे पास कोई दूसरी अर्थ तो नहीं अवेलेबल होगी, हमें तो इसी में जो रिसोर्सेज हैं इसी पे हमें अपनी जो लाइफ है उसे मेंटेन रखना है, और अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी लाइफ को भी मेंटेन रखना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा लिमिटेड करने की ज़रूरत है, उन्हें वाइजली स्टेप लेने की ज़रूरत है। Energy from the sun enters and heat leaves, but in regard to matter, Earth is a closed system. It doesn't take on or get rid of matter. यानी आपके पास एनर्जी आपके पास सन की एंटर होती है और लीव करती है, वो वापस उसकी जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस जाती हैं एटमॉस्फेयर में, लेकिन उसकी बजाय फिर भी जो मैटर के लिहाज से अगर हम बात करें, चीज़ों के लिहाज से बात करें, तो ये क्लोज्ड सिस्टम है अर्थ का, क्योंकि जिसमें जो भी चीज प्रेजेंट है वो इसी अर्थ की सरफेस में प्रेजेंट है, वो बाहर से नहीं आएगी, और आप किसी चीज से यहाँ पर छुटकारा भी नहीं पा सकते, क्योंकि जो भी चीज यहाँ पर अगर आप वेस्ट जनरेट कर देंगे तो वो भी यहीं प्रेजेंट रहेगा। जैसे अगर आप कोई एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, कोई केमिकल रिलीज करते हैं, तो अब आप उसे अर्थ की सरफेस से बाहर नहीं निकाल सकते, या तो अब आप उसे इसी अर्थ की सरफेस पे रहते हुए उसे खत्म करने की कोशिश करें, या उसकी जो पोल्यूशन है उसे कम से कम करने की कोशिश करें, लेकिन अब आप उससे छुटकारा पाकर उसे बाहर नहीं भेज सकते कि हम इसे किसी तरह अर्थ की सरफेस से बाहर भेज दें, या हमें किसी चीज की कमी हो गई है तो कोई दूसरी अर्थ एग्जिस्ट करती है जो कि हमें इस चीज में हमें जो है वो मदद फ्राहम कर देगी, हमें कोई रिसोर्स सप्लाई कर देगी। तो बेसिकली हमें इसी उसके ऊपर रहते हुए अपने इसी अर्थ पे ही हम डिपेंड करते हैं, तो हमें इसका ख्याल रखने की जरूरत है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, अब हम उसको देखेंगे। जो ये कॉन्सेप्ट है उसमें मैन एनवायरनमेंट रिलेशन की बात हो रही है कि वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ह्यूमन बीइंग का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप रहा है वो किस तरह का रहा है। पहले 100 ईयर्स 200 ईयर्स पहले जो एनवायरनमेंट के साथ ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर था वो किस तरह अपने एनवायरनमेंट को यूटिलाइज करते थे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या चेंजिंग्स आई हैं, और अब हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को यूटिलाइज करें। सो बेसिकली इस रिलेशनशिप को 3 पीरियड में जो है उसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पीरियड इज पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, जिसे हंटर गैदरर्स कहते हैं। सेकेंड पीरियड इज पीरियड ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर, जिसे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कहते हैं। थर्ड पीरियड इज पीरियड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट जो है अब हम देख लेते हैं बारी बारी इन पीरियड्स को कि इनसे क्या मुराद है। बेसिकली ये हमने पीरियड देखे हैं कि इन्वायरमेंट थ्रू द टाइम चेंज होता रहा है।
पहले जो है हंटर गैदरर्स से, यानी वो अपना जो खाना पीना है वो शिकार के थ्रू मोस्टली हासिल करते थे। फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आई, फिर लोगों ने क्रॉप्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, फसलों के ऊपर फोकस करना शुरू किया। और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज ने जो है टेक ओवर किया इन्वायरमेंट को, और उसने भी वक्त के साथ बहुत सारा कुछ चेंज कर दिया। इनको बारी बारी देख लेते हैं। फर्स्ट इज हंटर गैदरर्स, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल दैट माइग्रेटेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऑब्टेन फूड बाय कलेक्टिंग प्लांट्स, हंटिंग और स्कैवेंजिंग। पहले के दौर में, जो बहुत साल पहले जबकि ये दौर था हंटर गैदरर्स का पीरियड था, इस पीरियड में जो आपके पास लोग एक जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि जहां पर उन्हें अपने रिसोर्सेज मिलते थे वो उस जगह पर माइग्रेट कर जाते थे, वो एक जगह पर नहीं रहते थे। और अपनी फूड को कलेक्ट करने के लिए वो शिकार करते थे, वो एनिमल्स का शिकार करते थे, वो प्लांट्स कलेक्ट करते थे, और इन्हीं चीजों पर वो डिपेंड करते थे अपनी फूड के लिए। और जब उनके पास ग्रीन लैंड खत्म हो जाती थी, प्लांट्स या कोई मजीद एनिमल की स्पीशीज अपनी हंटिंग के लिए प्रेजेंट नहीं रहती थी, वो उस जगह से कूच कर जाते थे, माइग्रेट कर जाते थे, और नई तलाश में होते थे जहां पर उन्हें ग्रीन लैंड या अच्छा एरिया एनिमल स्पीशीज के लिहाज से मिल जाता था जहां से वो अपनी फूड ऑब्टेन कर सके, वो उस जगह पर माइग्रेट कर जाते थे। तो इस जो पीरियड था, इसमें इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट किया कि आपके पास ऑब्वियसली उन्होंने जो प्लांट्स हैं, ग्रीन लैंड है, वो उसको क्या किया, उसको यूज करना शुरू किया। तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उनकी यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो गई। इसके अलावा बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनका शिकार होगा, ओवर हंटिंग होगी अपनी फूड के लिए, तो बहुत सारे एनिमल्स भी जो हैं वो खत्म होने के करीब हुए। और बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो भी जो अपने नेटिव एरियाज में जहाँ पर उन्हें प्रेजेंट होना चाहिए था, जहाँ पर उनका सूटेबल एरिया था, वो वहाँ से खत्म हो गए, क्योंकि ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से, क्योंकि अपनी जो मेन सोर्स ऑफ फूड था उस वक्त के लोगों का वो यही दो चीजें थी। For the most part, hunter-gatherers lived in harmony with their environment. लेकिन फिर भी देखा जाए, फिर भी आज के मुकाबले में या बाकी दौर के मुकाबले में भी जो ये दौर था, फिर भी कोई ना कोई हम आहंगी या हारमोनी थी इन्वायरमेंट के साथ। इतना बेतहाशा ओवर यूटिलाइजेशन नहीं थी, क्योंकि एक पॉपुलेशन कंट्रोल थी। और उसके अलावा किसी हद तक जो है वो अगर आप उसको बाकी पीरियड से कंपेयर करें, तो आपको इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप हंटर गैदरर्स के पीरियड में आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। नेक्स्ट पीरियड इज अबाउट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, gradual transformation of the traditional agricultural systems that began in Britain in the 18th century। कि ब्रिटेन में ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट होना शुरू हुई, ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई 18th सेंचुरी के करीब। और इसने सोसाइटी पे क्या किया, ये फर्क डाला कि जो हंटर गैदरर्स के दौर में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में क्योंकि अब थोड़ी आसानी हुई फूड की मिलने में, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, पीपल बिगैन टू कंसंट्रेट इन स्मॉल एरियाज, लोगों ने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें ये टेक्निक आ गई थी क्रॉप्स को, फसलों को उगाने की। तो इसने इन्वायरमेंट पे क्या प्रेशर या क्या इम्पैक्ट डाला, लोकल इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, क्योंकि जब लोग एक स्मॉल एरिया में गैदर होना शुरू होते थे, तो ऑब्वियसली वो वहाँ का जो एरिया है उस पर अब उस लोगों का बर्डन या प्रेशर आएगा। हैबिटेट्स वर डिस्ट्रॉयड फॉर फार्म लैंड, कि अगर कोई एनिमल स्पीशीज थी तो उन्होंने उसको जहाँ पर वो रहते थे उन्होंने उसका उसका ख्याल नहीं किया, बल्कि क्योंकि उन्हें अब अपनी ग्रीन लैंड चाहिए थी, तो उन्होंने देखा कि अब हमें उसको फार्म लैंड में या ग्रीन लैंड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए बहुत सारे हैबिटेट जो कि एनिमल्स के थे वो डिस्ट्रॉय हुए। चेंज स्पीशीज फ्रॉम देयर वाइल्ड एंसेस्टर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड, कि बहुत सारे जो एनिमल की स्पीशीज हैं उनमें तब्दीलियां आई। बहुत सारे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स थे उन्हें वो हाउस होल्ड के तौर पर आम घरों में जो है उसे उगाने का, या इतना आम उसका यूटिलाइजेशन हो गया कि जैसे वो घर में आप किसी चीज को रख लेते हैं उस तरह उसे यूज करना, डोमेस्टिकेट कर दिया, यानी उसे घरों में रखना स्टार्ट कर दिया। या घरों में बहुत सारी फसलें आम हर अपने अपने लेवल पर उन क्रॉप्स को जो है उसने ग्रो करवाना शुरू कर दिया। Next revolution is Industrial Revolution, which is from 1760 to 1850. It was a time when animals, humans, and water were replaced as the major energy resource by fossil fuels. कि आपके पास जो, क्योंकि जो एनिमल्स ह्यूमन जो अपनी सर्वाइवल के लिए एनिमल्स और प्लांट्स को यूज कर रहे थे, अब उसने रिप्लेस कर दिया, फॉसिल फ्यूल्स ने उनको रिप्लेस कर दिया। यानी जो आपके पास ये जो ऑयल, कोल और नेचुरल गैसेस थी, ये सब अवेलेबल हो गई,
और उन एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं उनको रिप्लेस कर दिया इन फॉसल फ्यूल्स ने। इट वाज अ शिफ्ट इन एनर्जी सोर्सेज। ये बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट था, जहां पर पहले आपके पास लोग प्लांट और एनिमल पर डिपेंड करते थे, अब लोगों ने कोल, ऑयल और नेचुरल गैस पर डिपेंड करना शुरू कर दिया अपने रिसोर्सेज के लिए। Indiscriminate exploitation of natural resources led to present ecological problems। कि आजकल के दौर की जो प्रॉब्लम है वो सब इसीलिए स्टार्ट हुई कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बिल्कुल भी अच्छे तरीके से उनको वाइजली यूज नहीं किया गया, बल्कि उन्हें रैंडमली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सप्लॉइट किया गया, उन्हें यूज़ किया गया, जिसकी वजह से आज बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इस दौर में हुई, यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनी, बहुत बड़े स्केल पर जो है इंडस्ट्रीज बनी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। और ये पॉइंट के फॉसल फ्यूल्स बता रहा है कि फॉसल फ्यूल में आपके पास कोल, ऑयल और नेचुरल गैस प्रेजेंट है, और ये बेसिकली आपके पास वो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि बहुत अरसे तक आपके पास ज़मीन के नीचे प्रेजेंट रहे, और बहुत 100 ईयर्स गुजरने के बाद डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर और डिफरेंट टेम्परेचर्स का और प्रेशर का सामना करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑयल, कोल और नेचुरल गैसेस में, और फिर ये हमारा एनर्जी रिसोर्स के तौर पे यूज होते हैं। और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो बेसिकली इन्हीं फॉसल फ्यूल्स के जरिए स्टार्ट हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जो है किस तरह से हमारी सोसाइटी पर इम्पैक्ट डाला। इसी तरह जो अर्बन एरियाज हैं उनमें पॉपुलेशन बढ़ी, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो हैं आपके पास अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में लग रही थी, तो अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लाइफ इम्प्रूव्ड क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी, तो उनमें सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, फूड, इस तरह की बहुत सारी जो आपके पास फैसिलिटीज़ हैं उनमें इंक्रीज हो गया। बहुत सारी इन्वेंशन हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू, जिसमें लाइट बल्ब, टेलीफोन, कंप्यूटर, टीवी, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही प्रेजेंट जो अभी मौजूद हैं वो इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से प्रेजेंट है। इसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जो है हमारे इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट किया। फर्स्टली जो पोल्यूशन हमारे पास एज अ प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, वो क्रिएट हुई, वो इसी दौर में, इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीरियड में स्टार्ट हुई। बहुत ज़्यादा वेस्ट और ट्रैश जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, जिसको मैनेज करने का, जिसको डिस्पोज ऑफ करने का प्रॉब्लम शुरू हुआ, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। आप एक पूरी इंडस्ट्री रन करें, फैक्ट्री रन कर रहे हैं, तो बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ होंगे, तो फिर उनका वेस्ट भी जनरेट होगा, और उसको डिस्पोज ऑफ करना, उसको हैंडल करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होगा। और जो बहुत सारी बीमारियां जिनका पहले जिक्र नहीं सुना गया था, वो अब वक्त के साथ साथ वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से वो ग्रो होना शुरू हुई, और आज का जो प्रेजेंट दौर है वो उन्हीं एडवांस फॉर्म है उन डिजीजेस की जो कि अब प्रेजेंट है और वो एग्जिस्ट करती हैं। Much of environmental science is concerned with the problems associated with the industrial revolution। जो हमारी जो आजकल की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादातर या इन्वायरमेंटल साइंसेस की जो स्टडीज़ हैं वो इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे फोकस करती है, क्योंकि इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू जो है हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुई है, क्योंकि उससे पहले जो पहले दोनों पीरियड थे उसमें इन्वायरमेंट और जो आपके पास मैन का रिलेशनशिप है वो किसी ना किसी हद तक हार्मनी में था, इतने ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं थी। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्योंकि रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा थी, उनका यूजेज बहुत ज़्यादा था, पॉपुलेशन जिसकी वजह से बढ़ी, पॉपुलेशन भी बढ़ी, जिसके रिसोर्स का यूज बढ़ा, उसकी डिमांड बढ़ी, और डिस्पोज ऑफ जो वेस्ट था उसकी भी क्वांटिटी बढ़ी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई, डिजीजेस भी क्रिएट हुई। इस वजह से जो इन्वायरमेंटल साइंस है उसका बहुत ज्यादा फोकस है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो इकोनॉमी है और इन्वायरमेंट उसका आपस में किस तरह से रिलेशनशिप है। So environmental economy focused on two broad areas, इसके two parts हैं। First is social pressure influence how we use resources, controlling pollution and environmental damage in general। जैसे कि अगर हमारे पास सोशल प्रेशर क्या है कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो फिर हमें ना चाहते हुए भी हमें अपने रिसोर्सेज को, हमें अपनी डिमांड हमारी क्योंकि बढ़ जाएगी, तो हमें अपने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है कि आप अपनी पोल्यूशन को, आप अपनी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करें। पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो जो रिसोर्सेज हैं वो कम से कम यूज़ होंगे, आपका जो पोल्यूशन है वो भी कम क्रिएट होगा, वेस्ट कम क्रिएट होगा। तो आपको इन्हें और इसके अलावा
अगर आपके पास सब जो है एक सोशल प्रेशर बना दे कि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी फैक्ट्री जो है वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगी, वो अगर क्रिएट करती है तो उसे इतने % फाइन होगा, उसे अपनी फैक्ट्री जो है वो बंद करनी पड़ेगी 1 साल के लिए। जो ओनर है उसे हम सपोज़ हम उसे सज़ा देंगे, 6 माह की सज़ा देंगे अगर वो कोई टॉक्सिक केमिकल एनवायरनमेंट में रिलीज़ करेगा। अगर वो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेज़ नहीं लगाएगा अपनी इंडस्ट्री में, वो अगर अच्छे इक्विपमेंट यूज़ नहीं करेगा तो उसे सज़ा होगी या उसे जुर्माना होगा। तो जो लोग हैं वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने की तरफ या एनवायरनमेंट को डैमेज करने की तरफ उनका ध्यान जाएगा, और फिर वो इस पर फोकस करते हुए ना तो पोल्यूशन क्रिएट करने के बारे में सोचेंगे और ना ही वो एनवायरनमेंट को डैमेज करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि कोई रेगुलेटरी बॉडी है जो कि हमें फाइन भी कर सकती है, हमें जेल भी जाना पड़ सकता है, या हमें सजा भी हो सकती है, या हमारी फैक्ट्री बंद हो सकती है अगर हमने कोई रिसोर्सेज को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। इसी तरह सस्टेनिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी फॉरेस्ट, फिशरीज, रिक्रिएशनल लैंड, इसी तरह अगर हमारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, अगर हम इस तरह का उसको सस्टेनेबल यूज की तरफ जाएं कि हम इस तरह यूज करेंगे कि हम एक तो ना तो उसका एक्स्ट्रा उसको एक्सप्लॉइट करें, ना तो एक्स्ट्रा उसको यूज करें, सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए, और अपनी ज़रूरत को भी, अपनी नीड्स को भी लिमिटेड रखें, तो फिर हम इन रिसोर्सेज को जो है वो सस्टेन कर सकते हैं, लंबे अरसे तक उन्हें गुजार सकते हैं। सोशल प्रेशर इम्प्लाइज अ ग्रेट चेंज ऑन एनवायरनमेंट, सो डू इकोनॉमिक प्रेशर। अगर आपने सोशल प्रेशर, अगर आप किसी को मजबूर कर दें कि आपने एनवायरनमेंट पे फोकस करना है, आप इसको पोल्यूट नहीं कर सकते, तो ये एक सोशल प्रेशर होगा। और अगर आप उन्हें फाइनेंशियली फाइन करने की तरफ जाएंगे तो ये इकोनॉमिक प्रेशर होगा, जिसमें आप उन्हें ये कह रहे हैं कि अगर आप बंद करेंगे तो आपको जो है हम फाइन कर देंगे। या अगर आप अपने रिसोर्सेज जो हैं उन्हें अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, या आप पोल्यूशन क्रिएट करेंगे तो आपको जो है वो हो सकता है कि फाइनेंशियली आपकी फैक्ट्री इतना अच्छे सस्टेन ना कर सके और इसकी पोजीशन फाइनेंशियली ना इतनी अच्छी हो। और अगर आप बल्कि एनवायरनमेंट पे फोकस करेंगे तो आपकी इंडस्ट्री जो है वो अच्छी तरह ग्रो कर सकती है। तो ये जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो एनवायरनमेंट पे लोगों की सोच तब्दील कर सकते हैं, और ये प्रेशर इकोनॉमिक भी और सोशल प्रेशर भी लोगों पर डालने की ज़रूरत है ताकि लोग जो है एनवायरनमेंट पे फोकस करें, क्योंकि बिना किसी प्रेशर के लोग एनवायरनमेंट की तरफ फोकस नहीं करेंगे। अगर हम उन्हें इतनी खुली छूट दे देंगे, वो अपनी मर्जी से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे और अपनी मर्जी से उसको यूज करने की तरफ जाएंगे। और अपनी मर्जी से जब कोई अपने रिसोर्सेज को यूज करेगा तो वो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट करने की तरफ जाएगा और एनवायरनमेंट को डैमेज करने की तरफ मूव करता जाएगा। उसके बाद जो इकोनॉमी में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। द ग्रेटर द डिमांड फॉर अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ समथिंग, द मोर दैट थिंग इज वर्थ। अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी जो वर्थ है उसकी प्राइस में भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे अगर ऑयल की प्राइस बढ़ती है, पेट्रोल की डिमांड बढ़ती है, तो उसकी जो प्राइस है उसमें भी इजाफा होता है। जिस तरह कोविड-19 के केस में जब ये स्टार्ट हुआ तो हमारे पास मास्क की प्राइसेस बढ़ गई। इसी तरह हमारे पास सैनिटाइजर्स अवेलेबल नहीं थे, और अगर अवेलेबल भी थे तो उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, या उनकी क्वांटिटी, सैनिटाइजर्स अवेलेबल थी उनकी क्वांटिटी कम हो गई थी। तो ये है लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जिसमें आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपके पास सप्लाई कम हो जाती है, या आपके पास जो चीज़ों की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। और ये जो है आपके पास अनसस्टेनेबिलिटी की तरफ चीज़ों को लेकर जाती है। द कोर ऑब्जेक्टिव एट द हार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट is how to allocate the finite resources of the planet to meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिक डेफिनेशन भी है उसकी, कि आपने अपने जो रिसोर्सेज हैं वो फाइनाइट हैं, वो महदूद हैं, उनको आपने इस तरह से यूज करना है कि आप भी यूज करें और आपकी जो आने वाली नस्लें हैं, फ्यूचर जनरेशन हैं, उनके लिए भी वो अवेलेबल रहे। आपने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना कि आज जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उन्हें सारा यूज कर लें, और आने वाले लोगों के लिए अगर वो अवेलेबल भी नहीं है तो हम उसकी तरफ फोकस ना करें या हमें उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आपको जो है इनके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है, और अपनी जो डिमांड है उसे मेंटेन रखने की ज़रूरत है, ताकि आपके पास किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज ना करें, या उस पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है ताकि जो इकोनॉमी है वो भी स्टेबल रहे। ओके, जो हमारे पास यहाँ पर ये जो स्लाइड है ये शो कर रही है कि हमारे पास डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न्स होते हैं
डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनमें लिविंग में, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ों में उनके डिफरेंट होता है। और तो उनकी जो यूज़ है रिसोर्सेज का वो भी डिफरेंट होगा। जिस तरह डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज होती हैं, उनकी इनकम भी हाई होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, और उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी, मेडिकल केयर उनके पास अच्छी होगी। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इसके ऑपोजिट होंगी, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है, उनकी इनकम भी इतनी अच्छी नहीं होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका अच्छा नहीं होगा। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती है, जिस तरह हमारी भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, बहुत सारे लोगों का जो पेशा है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ है, और मेडिकल फैसिलिटीज भी इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो इकोनॉमी और इन्वायरमेंट को जो है उसको इफेक्ट करती हैं। जिस तरह अगर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उन्हें रिसोर्सेज को वो बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ करेंगे, क्योंकि एक तो उनकी इकोनॉमी भी अच्छी है, उनकी इंडस्ट्री अच्छी है, उनकी इंडस्ट्री अच्छी है तो वो पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो इन्वायरमेंट पे भी ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, वो उसको डैमेज भी ज़्यादा कर सकते हैं, वो इकोनॉमी को भी इफेक्ट ज़्यादा करेंगे, वो रिसोर्सेज को भी ज़्यादा यूज़ करेंगे। लेकिन उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे कि अगर वो पोल्यूशन क्रिएट भी कर रहे हैं तो वो अपनी इनकम के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज तो हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज भी कम होंगे इन द फॉर्म ऑफ इनकम या इकोनॉमी, उनके फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, तो उसके लिए उन्हें क्या है कि एक तो उनके पास अगर पोल्यूशन वो क्रिएट भी करेंगे तो उनके पास इस तरह के रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो उसको मेंटेन कर सकें या उसको बहुत हद तक जो है उस पोल्यूशन को ख़त्म करने की कोशिश कर सकें। सो बेसिकली ये जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंस, जिसमें हमने बेसिकली जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या एनवायरमेंटल साइंसेस से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने स्टडी किए हैं, जिसमें हमने इन्वायरमेंट, एनवायरमेंटल साइंस क्या है, इनकी डेफिनेशन देखी है, और हमने डिफरेंट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि जिस तरह की सस्टेनेबिलिटी है हमने उसको स्टडी किया है, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, स्कोप, हमने इम्पॉर्टेंस एनवायरमेंटल साइंसेस की स्टडी की है। हमने देखा है कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, और इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि एनवायरनमेंट जो है वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई हैं, और वो प्रॉब्लम्स ह्यूमन क्रिएटेड ही हैं। और हमने डिफरेंट मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप देखे हैं, जिसमें हमने 3 पीरियड स्टडी किए हैं और उनके इफेक्ट पड़े हैं, उनका एनवायरनमेंट के साथ साथ उनका इम्पैक्ट पड़ा है। और इसके अलावा हमने इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को स्टडी किया है कि किस तरह हम इकोनॉमी पर फोकस करते हुए हम इन्वायरमेंट पे भी तवज्जो देनी चाहिए हमें, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को भी मेंटेन रख सकें और साथ साथ अपनी इकोनॉमी को भी लेकर चल सकें। तो ये जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंसेस से रिलेटेड ये ख़त्म हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो न्यू टॉपिक होगा, जिसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट जो है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू सो मच।